बिहार की चिलचिलाती धूप में देवकी की पीठ पर ईंटों का बोझ पहाड़ जैसा भारी महसूस हो रहा था। उसके शरीर से पसीना बहकर मिट्टी में मिल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में केवल अपने बेटे आर्यन का चेहरा घूम रहा था। हर कदम पर उसकी हड्डियों से चटकने की आवाज आती थी। हड़बादी। फिर भी वह रुकने का नाम नहीं लेती थी, क्योंकि उसे पता था कि आज की मजदूरी से ही आर्यन की स्कूल की नई किताबें आएंगी। समाज की नजरों में वह केवल एक अदना मजदूर थी, लेकिन उसके मन के भीतर एक महान मां का अजेय संकल्प छिपा हुआ था। गांव के किनारे बनी एक छोटी सी झोपड़ी में आर्यन फटी हुई चटाई पर बैठकर अपनी पुरानी किताबों के पन्ने पलटता रहता था। दिए की मध्यम रोशनी में उसकी आंखों की चमक यह बताती थी कि वह इन गरीबी की जंजीरों को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। देवकी जब शाम को घर लौटती तो उसके हाथों में गहरे छाले होते थे, लेकिन आर्यन की पढ़ाई देखकर उसका सारा दर्द हवा हो जाता था। वह अक्सर अपनी भूख को मार लेती ताकि उसका बेटा रात को पेट भरकर सो सके और अपनी सुनहरी मंजिल की ओर बढ़ सके। गांव के रसूखदार लोग जब देवकी को मैला ढोते हुए देखते तो वे अपनी नाक सिकोड़ लेते और उसे अछूत मानकर दूर रहने का इशारा करते थे। वे नहीं जानते थे कि इस धूल और गंदगी के बीच एक ऐसा हीरा तराशा जा रहा है जो भविष्य में उनकी सत्ता को सीधी चुनौती देगा। देवकी ने कभी किसी के तिरस्कार का बुरा नहीं माना, क्योंकि उसका लक्ष्य बहुत बड़ा था और वह जानती थी कि सम्मान केवल पद से ही प्राप्त होता है। उसने अपमान के हर घूंट को अमृत समझकर पी लिया ताकि उसका बेटा सिर उठाकर जी सके। मानसून की भारी बारिश में उनकी कच्ची झोपड़ी की छत से पानी टपकता था, जिससे आर्यन की कीमती किताबें भीगने का डर हमेशा बना रहता था। देवकी अपनी एकमात्र पुरानी साड़ी के पल्लू से उन किताबों को ढंक देती और खुद पूरी रात ठिठुरती रहती ताकि ज्ञान की वह लौ कभी बुझने न पाए। उसके पैर की उंगलियां कीचड़ की वजह से गलने लगी थीं, लेकिन उसके दिल में लगी ममता की आग ने उसे कभी हार मानने नहीं दी। वह जानती थी कि संघर्ष का यह दौर लंबा है, पर उसे पूरा विश्वास था रात के खाने में अक्सर केवल सूखी रोटी और थोड़ा सा नमक होता था, जिसे देवकी बहुत प्यार से आर्यन को खिलाती थी। आर्यन अक्सर अपनी मां के हाथों के जख्मों को सहलाता और वादा करता कि एक दिन वह उसे राजरानी जैसा सुख देगा और उसे फिर कभी काम नहीं करने देगा। देवकी उसकी मासूम बातों पर मुस्कुरा देती, लेकिन उसकी आंखों के कोनों में दबे आंसू उसकी कठिन सच्चाई को बयां कर रहे थे। उस छोटे से आंगन में गरीबी तो बहुत थी, पर प्यार और अटूट विश्वास की कोई कमी नहीं थी। गांव के मास्टर जी कभी कभी उनके घर आते और आर्यन की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हुए कहते कि यह लड़का एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगा। उन शब्दों को सुनकर देवकी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता और उसकी दिन भर की थकावट पल भर में दूर हो जाती थी। वह मास्टर जी के चरणों में गिरकर आशीर्वाद मांगती और कहती कि बस मेरा बेटा पढ़ लिख जाए, फिर मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। मास्टर जी भी देवकी के अटूट साहस को देखकर दंग रह जाते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी तपस्या पहले नहीं देखी। दोपहर की गर्मी में जब लू चलती थी, तब देवकी गारे की भारी बाल्टियां उठाकर ऊंची सीढ़ियां चढ़ती थी ताकि भवन निर्माण का काम समय पर पूरा हो। उसके घुटने जवाब दे रहे थे और कमर में उठने वाला तेज दर्द उसे रात भर सोने नहीं देता था, लेकिन दवा के पैसे भी वह आर्यन की फीस के लिए बचाती थी। उसकी सहेलियां अक्सर उसे समझाती कि इतना कष्ट मत उठाओ, पर देवकी का उत्तर हमेशा एक ही होता था कि मेरा आर्यन मेरा भविष्य है। वह अपने दुखों को भगवान के चरणों में सौंप चुकी थी। गांव के जमींदार का बेटा आर्यन को अक्सर उसकी गरीबी के कारण चिढ़ाता था और उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था, जिससे आर्यन का मन उदास हो जाता था। देवकी उसे अपने पास बुलाती और समझाती कि बेटा, शिक्षा ही वह एकमात्र हथियार है जिससे तुम इस दुनिया को बदल सकते हो। उसने आर्यन को सिखाया कि कभी किसी से घृणा मत करना,
बल्कि अपनी सफलता से उन्हें करारा जवाब देना। इन संस्कारों ने आर्यन के भीतर एक दृढ़ संकल्प पैदा कर दिया, जिसने उसे हर बाधा को पार करने की शक्ति दी। एक बार आर्यन बहुत बीमार पड़ गया और घर में दवा के लिए एक पैसा भी नहीं था। तब देवकी ने पूरी रात मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर प्रार्थना की। उसने अपनी ममता के बल पर यमराज से भी लड़ने की ठान ली थी और अंततः आर्यन की सेहत में सुधार होने लगा। उस दिन देवकी ने उपवास रखा और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उसके बुढ़ापे की लाठी को सलामत रखा। गरीबी ने उसे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन उसके हौसले को वह कभी भी कम नहीं कर पाई थी। जब आर्यन ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन देवकी चुपचाप रो रही थी। वे आंसू खुशी के थे क्योंकि उसे अपनी मेहनत सफल होती दिख रही थी। हालांकि आगे की पढ़ाई का खर्च उसके लिए एक नई चुनौती बन गया था। उसने तय किया कि वह अब शहर जाकर बड़े घरों में बर्तन मांजने का काम करेगी, ताकि आर्यन की कॉलेज की फीस भरी जा सके। मां के लिए कोई भी काम छोटा नहीं था, अगर वह उसके बेटे के भविष्य से जुड़ा हो। शहर जाने का फैसला बहुत कठिन था, क्योंकि उसे अपना गांव और अपनी छोटी सी झोपड़ी छोड़नी पड़ रही थी, जहां उसकी यादें बसी थीं। आर्यन भी अपनी मां को इस उम्र में भटकते हुए नहीं देखना चाहता था, लेकिन देवकी ने उसे डांटकर चुप करा दिया और पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा। उसने अपनी ममता को कठोर बनाया ताकि उसका बेटा कमजोर न पड़े और अपने सपनों की उड़ान भर सके। इस प्रकार एक मां और बेटे का संघर्ष एक नए शहर की अनजान गलियों में पहुंच गया। शहर की ऊंची इमारतों के बीच देवकी एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी और सुबह 4 बजे से ही काम पर निकल जाती थी। वह 5 अलग अलग घरों में झाड़ू पोछा करती और फिर दोपहर में सड़क किनारे पत्थर तोड़ने का काम भी ढूंढ लेती थी। उसके हाथों की खाल पूरी तरह सख्त हो चुकी थी, लेकिन आर्यन की किताबों की खुशबू उसे ताजगी देती थी। वो अक्सर रात को थककर चूर हो जाती, पर आर्यन को पढ़ते देख उसकी आंखों की नींद गायब हो जाती और वह फिर से काम पर लग जाती। आर्यन भी अपनी मां के संघर्ष को समझता था, इसलिए उसने अपनी सुख सुविधाओं का पूरी तरह त्याग कर दिया और दिन रात पढ़ाई में जुट गया। वह जानता था कि उसकी मां का हर एक कतरा पसीना उसके सुनहरे कल की नींव रख रहा है, जिसे उसे बेकार नहीं जाने देना है। उसने ठान लिया था कि वह यूपीएससी की परीक्षा पास करके अपनी मां को वह सम्मान दिलाएगा जिसकी वह हकदार है। उन दोनों के बीच एक मूक समझौता था, जिसे केवल उनकी आत्माएं ही बेहतर समझ सकती थीं। समय बीतता गया और आर्यन की मेहनत रंग लाने लगी। उसने दिल्ली जाने का मन बनाया ताकि वह देश की सबसे कठिन परीक्षा की तैयारी कर सके। देवकी के पास अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा था, सिवाय उसके उस पुराने सोने के मंगलसूत्र के, जो उसके पति की आखिरी निशानी थी। उसने बिना सोचे समझे उसे बेच दिया और पैसे आर्यन के हाथ में रख दिए, यह कहते हुए कि यह केवल एक धातु है, तुम्हारा भविष्य सबसे कीमती है। आर्यन की आंखों में आंसू थे, पर देवकी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति और विश्वास झलकता था। दिल्ली में आर्यन ने एक छोटे से कमरे में रहकर अपनी तपस्या शुरू की, जहां वह अक्सर केवल चाय और बिस्कुट खाकर पूरा दिन गुजार देता था। इधर गांव में देवकी की तबीयत बिगड़ने लगी थी, पर उसने कभी आर्यन को इस बारे में नहीं बताया ताकि उसका ध्यान न भटके। वह बीमार होने के बावजूद काम पर जाती रही, क्योंकि दिल्ली का खर्च उठाना उसके अकेले के बस की बात नहीं थी। उसकी रीढ़ की हड्डी अब पूरी तरह झुक चुकी थी, जिससे उसे चलने में बहुत कठिनाई होने लगी थी। पड़ोसियों ने देवकी को आराम करने की सलाह दी, पर उसने कहा कि जब तक मेरा बेटा अफसर नहीं बन जाता, मेरी सांसें आराम नहीं कर सकती। वह हर शनिवार मंदिर जाकर आर्यन की सफलता के लिए मन्नत मांगती और गरीबों को अपनी कमाई का छोटा सा हिस्सा दान कर देती थी। उसका मानना था कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा सुखद होता है और भगवान उसकी पुकार जरूर सुनेंगे। उसकी भक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति ने उसे उन कठिन दिनों में भी जीवित रखा जब शरीर ने हार मान ली थी।
इंटरव्यू का दिन करीब आ रहा था और आर्यन के मन में घबराहट थी, पर उसे अपनी मां के संघर्षपूर्ण चेहरे ने हमेशा प्रेरित किया। उसने सोचा कि यदि उसकी मां इतने कष्ट सहकर उसे यहां तक पहुंचा सकती है, तो वह एक परीक्षा क्यों नहीं पास कर सकता। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और साक्षात्कार बोर्ड के सामने अपनी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी का परिचय दिया। जब वह बाहर निकला तो उसे महसूस हुआ कि उसकी मां की प्रार्थनाओं ने उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है। परिणाम वाले दिन पूरे भारत की निगाहें उस सूची पर थीं, और जब आर्यन ने अपना नाम शीर्ष 10 में देखा तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसने तुरंत अपनी मां को फोन किया, जो उस समय एक निर्माणाधीन साइट पर पत्थर ढो रही थी, और उसे यह खुशखबरी सुनाई। देवकी के हाथ से फोन गिर गया और वह वहीं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी, जिससे वहां मौजूद सभी मजदूर हैरान रह गए। उसकी वर्षों की तपस्या आज पूर्ण हो गई थी और उसका बेटा अब साहब बन गया था। गांव में जश्न का माहौल था और लोग जो कभी देवकी को अछूत कहते थे, आज उसके घर मिठाई लेकर आ रहे थे। देवकी ने उन सबका स्वागत किया, पर उसके मन में कोई अहंकार नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि यह सब केवल ईश्वर की कृपा है। आर्यन को प्रशिक्षण के लिए मंसूरी जाना था, और विदा करते समय देवकी ने उसे केवल एक ही बात कही कि अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। उसने उसे याद दिलाया कि यह पद केवल सेवा के लिए है, न कि दूसरों पर अत्याचार करने के लिए। मंसूरी में आर्यन की दुनिया पूरी तरह बदल गई, जहां उसे आलीशान बंगले, नौकर चाकर और समाज के रसूखदार लोगों का साथ मिलने लगा। धीरे धीरे उसके पहनावे और बोलने के लहजे में बदलाव आने लगा, और वह उस मिट्टी की खुशबू को भूलने लगा जहां वह पला बढ़ा था। उसे अब अपनी मां की फटी हुई साड़ियां और उसका देहातीपन थोड़ा खटकने लगा था, जो उसके नए अभिजात वर्ग के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता था। अहंकार के बीज अनजाने में उसके मन के किसी कोने में धीरे धीरे पनपने लगे थे। गंगा किनारे बसी उस छोटी सी बस्ती में रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था, लेकिन देवकी की झोपड़ी में एक नन्हा दिया अब भी जल रहा था। आर्यन पुरानी किताबों के ढेर के बीच बैठा हुआ था, और उसकी आंखें ज्ञान की तलाश में पन्नों पर तैर रही थीं। मिट्टी के तेल की महक और धुएं के बीच उसका संकल्प और भी मजबूत होता जा रहा था। देवकी दूर कोने में बैठी उसे निहार रही थी, और उसके मन में एक ही प्रार्थना थी कि उसका बेटा इस अंधेरे से निकलकर उजाले की ओर बढ़े। आर्यन की पढ़ाई के प्रति लगन देखकर देवकी को अपनी सारी थकान भूल जाती थी, लेकिन उसे पता था कि केवल मेहनत काफी नहीं है। शहर के बड़े कोचिंग संस्थानों में जाने के लिए बहुत पैसों की जरूरत थी, जो एक साधारण मजदूर के लिए सपना देखने जैसा था। उसने अपनी फटी हुई पोटली को टटोला, जिसमें कुछ सिक्के और पुराने नोट रखे थे, लेकिन वे ऊंची शिक्षा के लिए पर्याप्त नहीं थे। उसके दिल में एक बेचैनी थी, क्योंकि वह अपने बेटे के पंखों को गरीबी की वजह से कटते हुए नहीं देख सकती थी। अगली सुबह गांव के मास्टर जी उनके घर आए और देवकी को गंभीरता से समझाया कि आर्यन में अद्भुत प्रतिभा है, जिसे दिल्ली जाकर तराशना होगा। उन्होंने बताया कि यूपीएससी की परीक्षा देश की सबसे कठिन परीक्षा है, और उसके लिए सही मार्गदर्शन और किताबों की अत्यंत आवश्यकता है। देवकी ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और मन ही मन एक बड़ा फैसला ले लिया, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी दांव पर लगाना पड़े। उसे पता था कि यही वह समय है जब उसे अपने जीवन की सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी। देवकी के पास गहनों के नाम पर केवल एक सोने की नथ बची थी, जो उसके विवाह के समय उसके पति ने उसे बहुत प्यार से पहनाई थी। वह नथ केवल सोने का एक टुकड़ा नहीं थी, बल्कि उसके सुहाग की आखिरी निशानी और उसके आत्मसम्मान का प्रतीक भी थी। उसने कई बार उसे हाथ लगाया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि उसे बेचना अपनी यादों को बेचने जैसा था। मगर फिर उसने आर्यन के भविष्य के बारे में सोचा और अपनी ममता के आगे अपनी भावनाओं को पूरी तरह से कुचल दिया। शहर के सर्राफा बाजार में पहुंचकर देवकी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
वह एक पुरानी दुकान के सामने जाकर संकोच के साथ रुक गई। जौहरी ने नथ को हाथ में लेकर उसे परखा और उसकी कीमत लगाने लगा, जबकि देवकी की आंखों के सामने उसके बीते हुए दिन घूम रहे थे। अंत में जब उसने कुछ रुपये देवकी के हाथ में रखे तो उसे लगा जैसे उसके शरीर का कोई अंग अलग हो गया हो। उसने उन रुपयों को अपने आंचल में कसकर बांध लिया और भारी कदमों से अपने गांव की ओर वापस लौट पड़ी। घर पहुंचकर उसने वह सारी रकम आर्यन के सामने रख दी और कहा कि अब वह दिल्ली जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है और अफसर बन सकता है। आर्यन अपनी मां की सूनी नाक देखकर सब कुछ समझ गया और उसकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। उसने पैसे लेने से मना कर दिया। देवकी ने उसे गले से लगाया और कहा कि बेटा, मां का असली गहना तो उसकी संतान की सफलता होती है, यह सोना तो महज मिट्टी है। उसने आर्यन को समझाया कि अगर वह कुछ बनना चाहता है तो उसे यह बलिदान स्वीकार करना ही होगा। आर्यन ने अपनी मां के चरणों को स्पर्श किया और कसम खाई कि वह उसकी इस महान कुर्बानी को कभी व्यर्थ नहीं जाने देगा और एक दिन सम्मान लौटाएगा। तैयारी शुरू हुई और आर्यन ने अपने छोटे से बैग में कुछ कपड़े और अपनी मां के हाथ की बनी रोटियां पैक कर लीं ताकि सफर में काम आए। देवकी ने उसे विदा करने के लिए गांव के स्टेशन तक जाने का निश्चय किया, जहां से उसकी जिंदगी की एक नई और कठिन यात्रा शुरू होने वाली थी। रास्ते भर दोनों के बीच सन्नाटा रहा, जो बहुत कुछ कह रहा था। स्टेशन पर कोयले के इंजन का धुआं और लोगों की भीड़ के बीच देवकी अपने बेटे का हाथ पकड़े खड़ी थी, जैसे वह उसे छोड़ना न चाहती हो। जब ट्रेन की सीटी बजी तो उसका कलेजा कांप उठा, लेकिन उसने अपने आंसुओं को पी लिया ताकि आर्यन कमजोर न पड़ जाए। उसने आर्यन के माथे को चूमा और उसे ट्रेन में बैठने के लिए कहा, जबकि उसके पैर जमीन पर जम गए थे। जैसे ही ट्रेन धीरे धीरे खिसकने लगी, देवकी का हाथ हवा में लहरता रहा और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। ट्रेन की खिड़की से आर्यन अपनी मां को तब तक देखता रहा जब तक वह एक छोटे से बिंदु की तरह ओझल नहीं हो गई और गायब हो गई। उसने महसूस किया कि उसकी मां की पीठ अब और भी ज्यादा झुक गई है, जैसे उन रुपयों के साथ उसने अपनी सारी शक्ति भी उसे दे दी हो। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि उसे इतनी शक्ति दें कि वह अपनी मां के दुखों का अंत कर सके। दिल्ली की ऊंची इमारतें और अनजान लोग अब उसका इंतजार कर रहे थे, जहां उसे अपनी पहचान बनानी थी। गांव लौटने के बाद देवकी के लिए दिन काटना मुश्किल हो गया, क्योंकि झोपड़ी का कोना कोना अब आर्यन की कमी को महसूस कर रहा था और अकेलापन सता रहा था। उसने ईंट भट्टे पर अपना काम दोगुना कर दिया ताकि वह हर महीने आर्यन को पैसे भेज सके और उसे वहां कोई कमी महसूस न हो। वह अब दिन में केवल एक बार रूखा सूखा खाना खाती और बाकी समय काम में जुटी रहती ताकि ज्यादा से ज्यादा बचत कर सके। उसकी काया अब कंकाल जैसी दिखने लगी थी, पर उसकी हिम्मत अभी भी अटूट थी। दिल्ली की चकाचौंध में आर्यन ने खुद को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक दिया। वह एक छोटे से कमरे में रहता था जहां धूप भी नहीं आती थी। उसे अक्सर अपनी मां के हाथों के छालों की याद आती, जो उसे रात भर सोने नहीं देती थी और उसे और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करती थी। वह जानता था कि उसकी मां की उम्मीदें उस पर टिकी हैं और वह किसी भी कीमत पर उसे निराश नहीं कर सकता था। हर सफल मॉक टेस्ट उसे उसकी मंजिल के और करीब ले जा रहा था और उसे आत्मविश्वास दे रहा था। हर महीने जब देवकी मनी ऑर्डर भेजती तो आर्यन के पास पत्र भी आता, जिसमें मां केवल अपनी खैरियत लिखती और उसे खूब मन लगाकर पढ़ने को कहती थी। देवकी ने वह गांव वालों के ताने भी सहती, जो कहते थे कि शहर जाकर बेटे अक्सर अपनी मां को भूल जाते हैं और वापस नहीं लौटते। देवकी उन लोगों को केवल एक शांत मुस्कान के साथ जवाब देती और अपने काम में लग जाती। भट्टे पर काम करते हुए एक दिन देवकी के पैर पर भारी ईंट गिर गई, जिससे उसे गहरा घाव हो गया और उसे चलने में तकलीफ होने लगी। उसने घाव पर पट्टी बांधी और अगले ही दिन फिर से काम पर चली गई, क्योंकि छुट्टी का मतलब था आर्यन की पढ़ाई के पैसों में कटौती।
उसका शरीर अब धीरे धीरे जवाब देने लगा था, लेकिन उसका मन अब भी उसी स्टेशन पर अटका था जहां से उसका बेटा गया था। वह गंगा मैया से रोज यही विनती करती कि बस एक बार अपने बेटे को बड़े पद पर देख लूं। दिल्ली में आर्यन ने धीरे धीरे नए मित्र बना लिए थे जो अमीर परिवारों से ताल्लुक रखते थे और उनकी जीवन शैली बहुत ही वैभवशाली और पूरी तरह से अलग थी। उनके साथ रहते हुए उसे कभी कभी अपनी गरीबी और अपनी मां की साधारण पहचान के बारे में सोचकर थोड़ी शर्म महसूस होने लगी थी, जो गलत था। हालांकि उसका लक्ष्य अब भी स्थिर था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में एक सूक्ष्म परिवर्तन आने लगा था जो उसके गांव की सादगी से उसे दूर ले जा रहा था। अहंकार के बीज धीरे धीरे उसकी आत्मा में अपनी जगह बनाने लगे थे। परीक्षा के दिन करीब आ गए और आर्यन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वह घंटों लाइब्रेरी में बैठकर नोट्स बनाता और जटिल विषयों को समझने की कोशिश करता। उसे पता था कि यह केवल एक परीक्षा नहीं है, बल्कि उसकी मां के संघर्षों का हिसाब है जो उसे पूरी दुनिया के सामने चुकाना है। उसने हर सुख सुविधा का त्याग कर दिया और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया ताकि ध्यान न भटके। उसकी तपस्या अब अपने चरम पर थी और सफलता की उम्मीदें भी उतनी ही ऊंची थीं। गांव में देवकी ने मंदिर में अखंड ज्योत जलाई थी और वह हर दिन उपवास रख रही थी ताकि भगवान उसके बेटे की मेहनत को सफल बना सके। वह हर आने जाने वाले से पूछती कि क्या शहर से कोई खबर आई है। हालांकि उसे पता था कि परिणाम आने में अभी बहुत समय बाकी है। उसकी आंखों की रोशनी कम होने लगी थी, लेकिन उसकी आंतरिक दृष्टि हमेशा आर्यन की कामयाबी के सपने देख रही थी। उसके लिए आर्यन ही उसकी दुनिया का केंद्र था और उसके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं था। जब प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया और आर्यन पास हो गया, तो देवकी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पूरे मोहल्ले में बताशे बांटे और नाचने लगी। उसे लगा जैसे उसकी आधी मंजिल पूरी हो गई है और अब वह दिन दूर नहीं जब उसका बेटा जिला मजिस्ट्रेट बनकर वापस लौटेगा। उसकी कमर का दर्द और पैरों के छाले जैसे गायब हो गए थे, क्योंकि उसे एक नई ऊर्जा मिल गई थी। उसने फिर से इंटेंट होना शुरू कर दिया ताकि मुख्य परीक्षा के लिए और पैसे जुटा सके। मुख्य परीक्षा के दौरान आर्यन की तबीयत थोड़ी खराब हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और बुखार में भी अपने सारे पेपर बहुत ही शानदार तरीके से लिखे। उसने महसूस किया कि उसकी मां की दुआएं उसके साथ हैं और उसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती है, क्योंकि वह एक बड़ा लक्ष्य लेकर चला है। परीक्षा खत्म होने के बाद उसने राहत की सांस ली और उसे पूरा विश्वास था कि इस बार उसका चयन अनिवार्य रूप से हो जाएगा। उसने अपनी मां को एक छोटा सा पत्र लिखकर अपनी सफलता का आश्वासन भी दिया। परिणाम घोषित होने वाले दिन आर्यन का नाम मेरिट लिस्ट में शीर्ष पर था और यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में और उसके गांव में फैल गई। संवाददाताओं की भीड़ उसके कमरे के बाहर जमा हो गई और हर कोई उस गरीब मां के बेटे की कहानी कवर करना चाहता था जिसने इतिहास रचा था। आर्यन ने कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत को दिया, लेकिन वह अपनी मां का नाम लेने में थोड़ा हिचकिचाया। सफलता के नशे ने उसके विवेक को धीरे धीरे धुंधला करना शुरू कर दिया था। देवकी को जब यह खबर मिली तो वह पागलों की तरह स्टेशन की ओर दौड़ी। उसे लगा कि आर्यन तुरंत वापस आएगा और उसे गले लगा लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आर्यन को ट्रेनिंग के लिए तुरंत जाना पड़ा और उसने अपनी मां से मिलने के लिए कोई समय नहीं निकाला, बस एक छोटा सा संदेश भेज दिया। देवकी का दिल थोड़ा टूटा, पर उसने सोचा कि सरकारी काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वह बाद में जरूर आएगा। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी से एक नया कुर्ता आर्यन के लिए सिलवाया था। प्रशिक्षण के दौरान आर्यन की मुलाकात अनन्या से हुई, जो एक बड़े राजनेता की बेटी थी, और उसकी सुंदरता और रुतबे ने आर्यन को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया। अनन्या के प्रभाव में आकर आर्यन ने अपने अतीत को पूरी तरह से छिपाना शुरू कर दिया और खुद को एक सभ्य और उच्च वर्गीय परिवार का सदस्य बताया। उसने
अपनी मां की तस्वीरों को अलमारी में छिपा दिया और उसकी यादों को अपने मन के एक अंधेरे कोने में धकेल दिया। वह अब पूरी तरह से एक नया इंसान बन चुका था। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के ऊंचे गेट के भीतर कदम रखते ही आर्यन को एक नई दुनिया का एहसास हुआ। यहां की भव्यता और अनुशासन ने उसे पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया था। उसने रेशमी कपड़े पहने और खुद को नए सांचे में ढालना शुरू कर दिया। उसके साथी अधिकारी बड़े बड़े घरानों से थे, जिनकी बातचीत में विलासिता झलकती थी। आर्यन को डर था कि अगर किसी को उसकी मां की सच्चाई पता चली तो उसका सम्मान कम हो जाएगा। इसलिए उसने अपने अतीत पर पर्दा डालना शुरू कर दिया और अपनी पुरानी पहचान को दफन कर दिया। ट्रेनिंग के दौरान आर्यन ने अपनी भाषा और व्यवहार में इतना बदलाव किया कि कोई यह पहचान ही नहीं सकता था कि वह एक गरीब झोपड़ी से आया है। वह अब अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातें करता था और महंगी शराब की महक उसे लुभाने लगी थी। देवकी के हाथों के छालों, फिल बाधा की याद अब उसे प्रेरित करने के बजाय परेशान करने लगी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी मां की सादगी उसके नए करियर के लिए एक बड़ी रुकावट बन सकती है। उसने धीरे धीरे अपनी मां के फोन उठाना कम कर दिया और खुद को बहुत व्यस्त घोषित कर दिया। गांव में देवकी का कद अब बढ़ गया था। लोग उसे कलेक्टर साहब की मां कहकर बुलाते थे और छोटे मोटे काम के लिए उसके पास आने लगे थे। वह अब भी वही फटी साड़ी पहनती थी, क्योंकि उसने अपने लिए कभी कुछ नहीं खरीदा था। वह गर्व से सबको बताती थी कि उसका बेटा जल्द ही वापस आएगा और गांव की किस्मत बदल देगा। उसे क्या पता था कि उसका बेटा अब उसे अपनी दुनिया का हिस्सा मानने से कतरा रहा है। वह रोज डाकिया का रास्ता देखती, यह सोचकर कि शायद आज आर्यन ने चिट्ठी भेजी होगी। आर्यन को पहली पोस्टिंग एक बड़े जिले के जिला मजिस्ट्रेट के रूप में मिली, जहां उसे एक विशाल बंगला और दर्जनों नौकर मिले। जब वह पहली बार लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर अपने कार्यालय पहुंचा तो उसे सत्ता के असली नशे का अनुभव हुआ। लोग उसके सामने सिर झुकाकर खड़े होते थे और उसकी एक आवाज पर पूरा जिला थरा उठता था। इस शक्ति ने उसके मन के बचे कुचे कोमल भावों को भी पत्थर बना दिया। वह अब खुद को एक आम आदमी नहीं, बल्कि कानून का भाग्य विधाता समझने लगा था। प्रशासनिक गलियारों में अपनी जगह पक्की करने के लिए आर्यन ने झूठ का सहारा लेना शुरू किया और अपने माता पिता के बारे में गलत जानकारी दी। उसने अपने सहकर्मियों से कहा कि उसके पिता एक सम्मानित प्रधानाध्यापक थे और मां एक पढ़ी लिखी महिला थीं जो अब इस दुनिया में नहीं है। यह झूठ उसे समाज में एक नई प्रतिष्ठा दिला रहा था, लेकिन उसके भीतर की आत्मा धीरे धीरे मर रही थी। वह अपनी मां को अब एक बोझ समझने लगा था जो उसकी छवि खराब कर सकती थी। उसने तय किया कि वह कभी गांव नहीं जाएगा। एक दिन देवकी ने बहुत मेहनत से आर्यन के लिए अचार और घर के बने लड्डू का एक डिब्बा भेजा, जिसे उसने बड़ी उम्मीदों के साथ पैक किया था। जब वह पार्सल आर्यन के आलीशान दफ्तर पहुंचा तो उसने उसे देखते ही नाक सिकोड़ ली। उसे उन लड्डुओं में गांव की धूल और गंदगी नजर आ रही थी जो उसके नए रसूख के खिलाफ थी। उसने बिना सोचे समझे उस डिब्बे को कूड़ेदान में फेंक दिया और अपने चपरासी को हिदायत दी कि आगे से ऐसे किसी भी पार्सल को भीतर न आने दें। आर्यन की मुलाकात अनन्या से हुई, जो एक रसूखदार राजनीतिक परिवार से थी और जिसकी आधुनिक जीवन शैली ने आर्यन को पूरी तरह बदल दिया था। अनन्या को प्रभावित करने के लिए वह अक्सर महंगे उपहार खरीदता और बड़े होटलों में दावतें देता था। उसने अनन्या को कभी नहीं बताया कि उसकी मां एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करती थी। उसके लिए अब केवल वर्तमान और भविष्य मायने रखता था। उसने अपने अतीत की जड़ों को काटकर फेंक दिया था। वह एक ऐसी दुनिया में खो गया था जहां केवल चमक धमक थी और रिश्तों की कोई कीमत नहीं थी। बंगले की ऊंची दीवारों और सुरक्षा गार्डों के पहरे ने आर्यन को आम जनता से पूरी तरह अलग कर दिया था। वह अब फाइलों का गुलाम बन गया था। वह जिले की समस्याओं को हल करने में इतना मशगूल था कि उसे अपनी बीमार मां की याद भी नहीं आती थी। कभी कभी रात के सन्नाटे में उसे बचपन की लोरी सुनाई देती,
लेकिन वह तुरंत उठकर शराब का गिलास उठा लेता था। उसने अपनी संवेदनाओं को मार दिया था ताकि वह एक मजबूत अधिकारी की तरह व्यवहार कर सके। उसे अपनी सफलता का बहुत घमंड हो गया था जो उसे अंधा बना रहा था। देवकी की आंखों में अब मोतियाबिंद उतर आया था जिससे उसे धुंधला दिखने लगा था, लेकिन वह अभी भी ईंटों के बोझ तले दबी हुई थी। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी आर्यन को भेजी थी, यह सोचकर कि शायद उसे शहर में पैसों की जरूरत होगी। वह बीमार होने के बावजूद मजदूरी करती रही क्योंकि वह अपने बेटे की शान में कोई कमी नहीं देखना चाहती थी। उसे विश्वास था कि आर्यन बहुत जल्द उसे लेने आएगा और उसे उस आलीशान बंगले में ले जाएगा जिसके बारे में उसने गांव वालों से सुना था। आर्यन की सगाई अनन्या से हो गई और इस भव्य समारोह में देश के बड़े बड़े नेता और अधिकारी शामिल हुए, लेकिन उसकी मां वहां नहीं थी। उसने झूठ बोल दिया था कि उसके घर में कोई नहीं है और वह पूरी तरह अकेला है। इस धोखे ने उसे एक बड़े राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा बना दिया जिससे उसका भविष्य और भी सुरक्षित हो गया। वह अब एक शक्तिशाली व्यक्ति बन चुका था, लेकिन नैतिकता के मामले में वह पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। उसने अपनी मां की ममता का गला घोंटकर सत्ता की सीढ़ियां चढ़ना पसंद किया। शादी के बाद आर्यन की विलासिता और भी बढ़ गई और उसने अपने बंगले को किसी महल की तरह सजा लिया। वह अब बड़े बड़े कार्यक्रमों का उद्घाटन करता और अखबारों की सुर्खियों में छाया रहता था। गांव के लोग उसकी खबरें पढ़कर गर्व महसूस करते और देवकी के पास आकर उसे बधाई देते थे। देवकी उन खबरों को देख नहीं सकती थी, पर उन्हें छूकर महसूस करती और अपनी छाती से लगा लेती थी। उसे यकीन था कि उसका बेटा भले ही व्यस्त हो, पर वह उसे भूला नहीं होगा। आर्यन ने अपने एक मातहत कर्मचारी के माध्यम से गांव में कुछ पैसे भेजे, लेकिन उसने कोई पत्र नहीं लिखा और न ही कोई संदेश भेजा। देवकी को उन पैसों से ज्यादा अपने बेटे की आवाज सुनने की तड़प थी जो धीरे धीरे उसके दिल को तोड़ रही थी। उसने कई बार पड़ोसियों की मदद से फोन लगवाया, लेकिन आर्यन का सचिव हमेशा मीटिंग का बहाना बनाकर कॉल काट देता था। धीरे धीरे देवकी को महसूस होने लगा कि उसका बेटा अब उसके हाथ से निकल चुका है और एक दूसरी दुनिया का निवासी बन गया है। सत्ता के गलियारों में आर्यन का दबदबा बढ़ता जा रहा था और उसे राज्य का सबसे तेज तर्रार अधिकारी माना जाने लगा था। उसकी कठोरता और अनुशासन की चर्चा हर तरफ थी, लेकिन उसके भीतर का इंसान पूरी तरह से पत्थर का हो चुका था। वह गरीबों की समस्याओं पर भाषण तो देता था, लेकिन अपनी मां की गरीबी को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने अपनी छवि को इतना साफ सुथरा बना लिया था कि कोई भी उसके अंधेरे अतीत के बारे में सोच भी नहीं सकता था। देवकी की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उसकी कमर पूरी तरह झुक गई थी और वह मुश्किल से चल पाती थी। ईंट भट्टे के मालिक ने उसे काम से निकाल दिया क्योंकि वह अब वजन नहीं उठा पा रही थी। अब उसके पास खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे, लेकिन उसने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसे उम्मीद थी कि उसका आर्यन उसे कभी भूखा नहीं मरने देगा और एक दिन चमत्कार जरूर होगा। उसकी मां की ममता अब भी उसे जीवित रखे हुए थी और उसे हिम्मत दे रही थी। आर्यन के मन में कभी कभी अपराधबोध जागता था, खासकर जब वह किसी बुजुर्ग महिला को सड़क पर संघर्ष करते देखता था। वह सोचता था कि शायद उसे अपनी मां को शहर बुला लेना चाहिए, लेकिन फिर अनन्या का चेहरा उसके सामने आ जाता था। उसे डर था कि अनन्या की आधुनिक सहेलियां उसकी अनपढ़ और देहाती मां को देखकर उसका मजाक उड़ाएंगी। उसने अपने अहंकार को अपने प्रेम से ऊपर रखा और अपनी मां को अपने जीवन से पूरी तरह मिटाने का कठोर निर्णय ले लिया। वह अब भावनाओं से परे केवल एक अधिकारी बन गया था। गांव में सूखा पड़ा और पानी की भारी किल्लत हो गई, जिससे देवकी जैसी बुजुर्ग महिलाओं के लिए जीवन नरक बन गया। वह मीलों दूर से पानी भरकर लाती और अपनी झोपड़ी में अकेली बैठी भगवान को याद करती। उसने अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह खो दी थी और अब वह केवल यादों के सहारे जी रही थी। उसका एकमात्र सहारा वह रेडियो था,
जिस पर कभी कभी उसे अपने बेटे का नाम सुनाई दे जाता था। उन पलों में उसे ऐसा लगता जैसे उसका बेटा उसके पास ही खड़ा है और उससे बातें कर रहा है। आर्यन की पदोन्नति हुई और उसे अब और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जिससे उसका समय और भी सीमित हो गया। वह अब बड़े व्यापारिक घरानों के साथ बैठता और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करता था। उसने अपने पुराने गांव की सारी यादें अपने दिमाग से पूरी तरह से निकाल दी थीं। उसके लिए वह गांव केवल एक बुरा सपना था जिसे वह कभी भी याद नहीं करना चाहता था। वह अब सफलता के उस शिखर पर था जहां से नीचे की दुनिया उसे बहुत छोटी और तुच्छ नजर आती थी। एक रात देवकी को बहुत तेज बुखार आया और उसने बेहोशी की हालत में आर्यन का नाम पुकारा। पड़ोसियों ने उसकी देखभाल की, लेकिन उन्हें पता था कि उसका अंत समय अब बहुत करीब आ गया है। उन्होंने तय किया कि वे देवकी को लेकर शहर जाएंगे और उसके बेटे से मिलेंगे ताकि वह अपनी मां को आखिरी बार देख सके। देवकी के पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, उनसे उन्होंने टिकट खरीदा और उस सफर पर निकल पड़े जिसकी मंजिल बहुत ही अनिश्चित और खतरनाक थी। आर्यन अपने बंगले में एक शानदार पार्टी दे रहा था जहां संगीत और हंसी के ठहाके गूंज रहे थे। वह अपनी पत्नी अनन्या के साथ नृत्य कर रहा था और अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मां शहर के बस स्टैंड पर धूल और गंदगी के बीच बैठी उसका इंतजार कर रही है। भाग्य अब एक ऐसा मोड़ लेने वाला था जहां खून के रिश्ते और सत्ता का अहंकार एक दूसरे के सामने खड़े होने वाले थे। यह परीक्षा उसके जीवन की सबसे बड़ी और निर्णायक होने वाली थी। शहर की भीड़भाड़ और शोर शराबे के बीच देवकी अपने फटे हुए झोले को सीने से लगाए बैठी थी, जिसमें उसने आर्यन के बचपन की एक पुरानी फोटो रखी थी। उसकी कांपती हुई आवाज में केवल एक ही नाम था, आर्यन। उसे नहीं पता था कि उसका बेटा अब एक बड़ा साहब बन गया है, जिसके पास अपनी मां के लिए एक पल भी नहीं है। वह बस उसे एक बार छूना चाहती थी और उसकी खुशबू को अपनी सांसों में भरना चाहती थी। उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी बेबसी की कहानी खुद ही सुना रहे थे। सुबह की पहली किरण के साथ ही देवकी और उसके पड़ोसी आर्यन के बंगले की ओर चल दिए, जहां उन्हें ऊंची दीवारें और सशस्त्र सुरक्षाकर्मी मिले। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें गेट पर ही रोक दिया और भीतर जाने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। देवकी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वह डीएम साहब की मां है, लेकिन वे लोग उसकी बात पर जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि इस भिखारी जैसी औरत का बेटा इतना बड़ा अधिकारी हो सकता है। अंततः वे सब वहीं सड़क के किनारे बैठकर उसके बाहर आने का इंतजार करने लगे। आर्यन का विशाल बंगला किसी आधुनिक महल से कम नहीं था, जिसकी ऊंची दीवारों के भीतर केवल वैभव और सत्ता का वास था। यहां की हर वस्तु उसकी नई पहचान का हिस्सा थी, जो उसने बड़ी चालाकी से गढ़ी थी। उसके जीवन की नींव झूठ के उन रेत के कणों पर टिकी थी जो कभी भी ढह सकते थे, लेकिन वह इस बात से अनजान होकर अपनी शान में डूबा रहता था। उसे लगता था कि वह अतीत के काले साये को हमेशा के लिए पीछे छोड़ आया है और अब उसकी दुनिया केवल उजाले से भरी है। अनन्या ने उसके जीवन को एक नया मोड़ दिया था, जहां केवल अंग्रेजी संस्कृति और उच्च वर्गीय शिष्टाचार का बोलबाला था। वह आर्यन को एक सुसंस्कृत और अभिजात वर्ग का व्यक्ति मानती थी, क्योंकि आर्यन ने अपने परिवार के बारे में उसे बहुत सुंदर कहानियां सुनाई थीं। अनन्या के पिता एक शक्तिशाली मंत्री थे और उनके लिए खानदान की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर थी, जिसे आर्यन किसी भी कीमत पर खराब नहीं करना चाहता था। उसने अपने अतीत की जड़ों को इतनी गहराई से काट दिया था कि अब वहां केवल झूठ की कड़वाहट ही बची थी। शानदार दावतों के दौरान जब लोग आर्यन के पढ़े लिखे माता पिता की तारीफ करते, तो वह बड़ी सहजता से मुस्कुरा देता और उनके कल्पित गुणों का बखान करता था। वह कहता था कि उसके माता पिता ने उसे ऊंचे आदर्श सिखाए हैं, जबकि हकीकत में उसकी मां ईंट भट्टे पर अपनी हड्डियां गला रही थी। यह झूठ उसके लिए एक ढाल बन गया था, जो उसे समाज के तानों और तिरस्कार से बचाता था।
उसने अपनी मां की ममता को अपनी महत्वाकांक्षा के पैरों तले कुचल दिया था और अब उसे उस पर कोई पछतावा भी नहीं था। अक्सर रातों को जब आर्यन अकेले में अपने चेहरे को शीशे में देखता तो उसे वह मासूम लड़का नजर नहीं आता जो कभी गांव की पगडंडियों पर दौड़ता था। उसे अपनी आंखों में एक अजनबी दिखाई देता था जो सत्ता की भूख में अंधा हो चुका था और जिसने अपने रूह का सौदा कर लिया था। उसने अपनी मां की उन फटी साड़ियों की याद को दिमाग के किसी बंद कमरे में कैद कर दिया था ताकि वह चैन की नींद सो सके। वह जानता था कि उसका सच ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता था। अनन्या की सहेलियां जब घर आती तो वे जिनमें आर्यन पूरी तरह घुल मिल जाता था। उसने खुद को विश्वास दिला लिया था कि गरीबी एक अभिशाप है जिसे धोना जरूरी है, भले ही इसके लिए उसे अपने अपनों को ही क्यों न छोड़ना पड़े। वह अब एक ऐसा मुखौटा पहन चुका था जिसे उतारना उसके लिए नामुमकिन था। उसके लिए अब रिश्ते केवल सीढ़ियां थे जिनका उपयोग वह केवल अपनी ऊंचाइयों को छूने के लिए कर रहा था। मंत्री जी की छत्रछाया में आर्यन ने कई ऐसे फैसले लिए जो नैतिक रूप से गलत थे, लेकिन उनसे उसकी कुर्सी और भी मजबूत हो गई थी। वह अब फाइलों के ढेर में उन इंसानी भावनाओं को नहीं ढूंढता था जो कभी उसके भीतर हुआ करती थीं। उसने अपनी कार्यप्रणाली में कठोरता ला दी थी ताकि कोई भी उसे कमजोर न समझे। उसे लगने लगा था कि दया और ममता जैसे शब्द केवल किताबों में अच्छे लगते हैं, हकीकत की दुनिया में केवल ताकत ही राज करती है। एक दिन जब अनन्या ने आर्यन के पुराने बक्से में उसकी मां की एक धुंधली तस्वीर देखी तो आर्यन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उसने तुरंत झूठ बोल दिया कि वह उनके घर में काम करने वाली एक पुरानी नौकरानी थी जिसकी याद में उसने फोटो रखी है। अनन्या ने उसकी बात पर यकीन कर लिया, लेकिन उस पल आर्यन को एहसास हुआ कि उसका झूठ कितना खतरनाक मोड़ ले चुका है। उसे अपनी ही मां को नौकरानी कहना पड़ा ताकि उसका तथाकथित रेत का महल सुरक्षित रह सके। आर्यन के बंगले के बाहर का बगीचा हमेशा फूलों से महकता रहता था, लेकिन उसके भीतर की दुनिया में अब कोई खुशबू बाकी नहीं रही थी। वह अपनी पत्नी के साथ भी पूरी तरह ईमानदार नहीं था, क्योंकि उसका पूरा व्यक्तित्व एक फरेब पर आधारित था। वह अक्सर अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाता, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक डर हमेशा बना रहता था कि कहीं कोई उसका अतीत ना जान जाए। उसने अपनी सुरक्षा के लिए अंगरक्षकों की एक ऐसी फौज खड़ी कर दी थी जो किसी को भी पास नहीं आने देती थी। गांव से आने वाली हर खबर को आर्यन ने ब्लॉक कर दिया था ताकि उसे कोई भी पुरानी याद परेशान न कर सके। उसके लिए वह मिट्टी अब केवल धूल थी जिसे वह अपने जूतों से साफ कर देना चाहता था। उसने अपने सचिव को निर्देश दे रखे थे कि कोई भी ग्रामीण व्यक्ति उससे सीधे न मिल सके। उसने अपनी दुनिया को इतना सुरक्षित बना लिया था कि वहां केवल अभिजात वर्ग के लोग ही प्रवेश कर सकते थे। वह भूल गया था कि जड़ें कटने के बाद पेड़ ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। अनन्या के पिता अक्सर राजनीतिक सभाओं में आर्यन को एक आदर्श युवा अधिकारी के रूप में पेश करते थे, जिससे आर्यन का आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता था। वह मंच पर खड़े होकर ईमानदारी और पारिवारिक मूल्यों पर लंबे भाषण देता, जिसे सुनकर लोग तालियां बजाते थे। लेकिन जब वह मंच से नीचे उतरता तो उसे अपने ही शब्दों के खोखलेपन का एहसास होता था। उसने अभिनय करने की ऐसी कला सीख ली थी कि अब उसे खुद भी अपनी सच्चाई का पता नहीं चलता था। शहर की चकाचौंध में आर्यन ने महंगी गाड़ियां और ब्रांडेड कपड़े अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लिए थे। उसे अब गरीबों की बस्तियों से गुजरते हुए घृणा महसूस होती थी। वही बस्तियां जिनमें उसने अपना आधा बचपन गुजारा था। उसे डर था कि कहीं कोई उसे पहचान न ले, इसलिए वह हमेशा अपनी कार के शीशे चढ़ाकर रखता था। उसने अपनी स्मृतियों को इतनी गहराई में दफन कर दिया था कि वे अब केवल डरावने सपनों में ही उसे कभी कभी दिखाई देती थीं। एक शाम जब वह अपनी पत्नी के साथ क्लब में था तो उसने देखा कि लोग उसकी कितनी इज्जत करते हैं और उसे सम्मान की नजर से देखते हैं। उस वक्त उसे लगा कि उसने जो भी त्याग किया है वह सब सही था, क्योंकि सफलता ही अंतिम सत्य है।
उसने अपनी मां के बलिदानों को एक तुच्छ निवेश मान लिया था, जिसका फल अब वह सत्ता के रूप में भोग रहा था। उसे अपनी मां की याद आना अब पूरी तरह से बंद हो गई थी और वह अपनी नई दुनिया में मस्त था। आर्यन ने अपनी प्रशासनिक शक्ति का उपयोग करके अपने गांव के रिकॉर्ड्स में भी बदलाव करवा दिए थे, ताकि कोई उसके वास्तविक माता पिता तक न पहुंच सके। उसने एक ऐसी फर्जी वंशावली तैयार करवाई थी जो उसे एक उच्च कुलीन परिवार का वंशज साबित करती थी। यह चालाकी उसने बहुत ही सफाई से की थी, ताकि भविष्य में कोई भी जांच उसे नुकसान न पहुंचा सके। उसने अपने जीवन के हर उस सुराग को मिटा दिया था जो उसे उसकी मां देवकी से जोड़ सकता था। बंगले की रसोई में हर तरह के लजीज व्यंजन बनते थे, लेकिन आर्यन को कभी वह स्वाद नहीं मिला जो उसे अपनी मां की हाथ की बनी सूखी रोटी में मिलता था। वह अक्सर महंगी शराब के नशे में उस स्वाद को ढूंढने की कोशिश करता, लेकिन नाकाम रहता था। उसके मन में अब केवल कड़वाहट और अहंकार भर गया था, जो उसे दिन प्रतिदिन और भी अधिक अकेला बना रहा था। वह दुनिया के लिए एक सफल व्यक्ति था, लेकिन भीतर से वह पूरी तरह से एक खोखला इंसान बन चुका था। एक रात आर्यन ने सपने में देखा कि उसकी मां उसे पुकार रही है और वह दलदल में फंसता जा रहा है। वह पसीने से तर-बतर होकर जाग गया और उसने खुद को शांत करने के लिए ठंडे पानी से मुंह धोया। उसने खुद को समझाया कि यह सब केवल मन का वहम है और उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। उसने तुरंत एक नींद की गोली ली और फिर से सो गया, ताकि उसे वह चेहरा दोबारा न देखना पड़े। वह अपनी आत्मा की आवाज को दबाने में माहिर हो गया था। आर्यन की विलासिता अब उस स्तर पर पहुंच गई थी जहां उसे आम जनता की तकलीफें नजर ही नहीं आती थीं। वह केवल आंकड़ों और फाइलों में दुनिया को देखता था, जिनमें इंसानी जज्बातों के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने अपने बंगले के चारों ओर इतनी ऊंची दीवारें खड़ी कर दी थीं कि बाहर की कराहें भीतर नहीं पहुंच सकती थीं। वह एक ऐसे पिंजरे में बंद हो गया था जो सोने का तो था, लेकिन उसमें उसे कोई सच्ची खुशी नहीं मिल रही थी। अनन्या ने एक बड़े दान उत्सव का आयोजन किया था, जहां गरीबों को कपड़े बांटे जाने थे, और आर्यन को उसका उद्घाटन करना था। उसने बहुत ही शालीनता से उन गरीबों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं, ताकि उसकी छवि एक दयालु अधिकारी के रूप में बनी रहे, लेकिन भीतर से वह उन लोगों को तुच्छ समझ रहा था और उनसे दूर हटने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए ये सब केवल एक दिखावा था, जो उसे अपनी पत्नी और समाज की नजरों में महान बनाए रखने के लिए जरूरी था। आर्यन ने अपने जीवन में जो रेत का महल बनाया था, उसमें हर पत्थर उसके झूठ और धोखे से लगा हुआ था। उसे विश्वास था कि यह महल कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि उसने इसे बहुत मजबूती से तैयार किया है। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि सत्य की एक छोटी सी लहर भी उसके इस विशाल साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर सकती है। वह अहंकार के चरम पर बैठा हुआ था और नीचे के संघर्षों को पूरी तरह से भूल चुका था। उसका पतन अब बहुत करीब था। दफ्तर में काम करते हुए आर्यन को अक्सर उन लोगों पर गुस्सा आता था जो सिफारिश लेकर आते थे। वह उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराता था। वह चाहता था कि पूरी दुनिया उसे एक सख्त और निडर अफसर के रूप में जाने, जो किसी के आगे नहीं झुकता। उसने अपनी मां की उस झुकती हुई कमर के बारे में सोचना बंद कर दिया था, जो केवल उसके बोझ को उठाने के लिए टेढ़ी हुई थी। उसने अपनी कृतज्ञता को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। जब देवकी बस स्टैंड पर धूल में बैठी थी, तब आर्यन अपने बेडरूम में एयर कंडीशनर की ठंडी हवा में गहरी नींद सो रहा था। भाग्य ने उन दोनों को एक ही शहर में ला दिया था, लेकिन उनके बीच की दूरियां अब मीलों की नहीं, बल्कि जन्मों की हो चुकी थीं। देवकी की प्रार्थनाएं अब भी उसे सुरक्षा दे रही थीं, जबकि आर्यन उन प्रार्थनाओं को ही अपने जीवन का सबसे बड़ा अपमान मानता था। अगली सुबह एक ऐसी टक्कर होने वाली थी जो इतिहास बदल देगी। सुरक्षा कर्मियों ने जब देवकी को गेट से धक्का दिया तो वह सड़क पर गिर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वहीं जमी रही। उसे पूरा भरोसा था कि अगर उसका बेटा एक बार उसे देख लेगा
तो वह उसे तुरंत पहचान लेगा और अपनी बाहों में भर लेगा। उसे यह नहीं पता था कि उसका बेटा अब वह इंसान नहीं रहा जिसे उसने पाल पोसकर बड़ा किया था। वह अब जिला मजिस्ट्रेट था, जिसके पास अपनी मां के लिए न तो समय था और न ही कोई जगह। देवकी की हालत अब बहुत गंभीर हो चुकी थी। उसके सीने में उठने वाला दर्द उसे रात भर सोने नहीं देता था और उसकी खांसी अब खूनी होने लगी थी। गांव के लोगों ने उसे आराम करने की बहुत सलाह दी, लेकिन उसके मन में अपने बेटे से मिलने की एक तीव्र इच्छा जाग उठी थी, जिसे दबाना उसके वश में नहीं था। उसने तय किया कि वह अपनी अंतिम सांसें अपने बेटे की गोद में ही लेगी, भले ही इसके लिए उसे अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़े। उसने अपनी फटी हुई पोटली में रखे चंद रुपयों को निकाला और कांपते हाथों से शहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। शहर जाने से पहले देवकी ने अपनी रसोई के खाली पड़े डिब्बों को खंगाला, ताकि वह आर्यन के लिए उसके पसंदीदा बेसन के लड्डू बना सके। उसके पास पर्याप्त सामग्री नहीं थी, इसलिए उसने अपनी आखिरी चांदी की अंगूठी बेच दी ताकि शुद्ध घी और बेसन खरीदा जा सके। कांपते हुए हाथों से उसने बेसन को भुना और उसमें अपनी ममता की मिठास मिलाई। हर लड्डू को बांधते समय उसकी आंखों से प्यार के आंसू गिर रहे थे। उसे पूरा विश्वास था कि जब आर्यन इन लड्डुओं को चखेगा तो उसे अपनी मां की याद आएगी और वह उसे फिर कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। गांव की पगडंडियों को पीछे छोड़ते हुए जब देवकी ने स्टेशन की ओर कदम बढ़ाए तो उसका मन पुरानी यादों के भंवर में फंसा हुआ था। उसे वह दिन याद आया जब उसने इसी रास्ते से आर्यन को दिल्ली भेजा था। तब उसकी आंखों में उम्मीद के सितारे थे और आज केवल धुंधलापन था। उसने अपनी पुरानी लाठी के सहारे खुद को संभाला और भारी मन से रेलगाड़ी के सामान्य डिब्बे में अपनी जगह बनाई, जहां पैर रखने तक की जगह नहीं थी। लोगों के धक्कों और शोर शराबे के बीच वह एक कोने में सिमट कर बैठ गई और अपनी पोटली को सीने से कसकर लगा लिया। सफर बहुत लंबा और थकाऊ था। ट्रेन की खिड़की से आने वाली ठंडी हवा देवकी की हड्डियों में चुभ रही थी, लेकिन उसकी आंतरिक अग्नि उसे निरंतर प्रेरित कर रही थी। डिब्बे में बैठे अन्य यात्री उसे एक साधारण भिखारी समझकर घृणा की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन देवकी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने किसी से कोई बात नहीं की, बस मन ही मन गंगा मैया का नाम लेती रही और अपने बेटे के यशस्वी होने की प्रार्थना करती रही। उसके लिए यह सफर केवल शहर तक का नहीं था, बल्कि अपनी वर्षों की तपस्या के फल को छूने की एक अंतिम कोशिश थी। जब रेलगाड़ी शहर के स्टेशन पर रुकी तो देवकी बाहर की चकाचौंध और भीड़ को देखकर पूरी तरह सहम गई, क्योंकि उसने इतना बड़ा शहर पहले कभी नहीं देखा था। ऊंची इमारतें और तेज रफ्तार गाड़ियों का शोर उसे डरा रहा था, लेकिन आर्यन का नाम उसके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रहा था। उसने एक रिक्शा वाले के पास जाकर अपनी कांपती आवाज में जिला मजिस्ट्रेट का पता पूछा, जिसे सुनकर वह रिक्शा वाला भी हैरान रह गया। उसने देवकी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसे उस आलीशान बंगले की दिशा में ले जाने के लिए तैयार हो गया। शहर की सड़कों पर चलते हुए देवकी को हर मोड़ पर अपने बेटे का अक्स दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि शायद आर्यन किसी गाड़ी में बैठकर उसके पास से गुजरेगा। उसकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी, लेकिन उसकी मां की अंतरात्मा उसे सही दिशा की ओर बढ़ने के लिए मार्गदर्शन कर रही थी। रास्ते में उसने देखा कि कैसे लोग लाल बत्ती वाली गाड़ियों के सामने सिर झुकाते हैं, और यह सोचकर उसका दिल गर्व से भर गया कि उसका बेटा भी इसी ताकत का मालिक है। उसे अब अपनी गरीबी और फटे कपड़ों पर कोई शर्म नहीं महसूस हो रही थी। जैसे जैसे वह उस पॉश इलाके की ओर बढ़ रही थी जहां बड़े अधिकारियों के बंगले थे। माहौल में एक अजीब सी खामोशी और भव्यता बढ़ती जा रही थी। साफ सुथरी सड़कें और फूलों से लदे बगीचे देवकी के गांव की धूल और गंदगी से बिल्कुल विपरीत थे, जो उसे एक अलग ही दुनिया का एहसास करा रहे थे। उसने रिक्शा वाले को अपनी बची हुई आखिरी पाई दी और उस ऊंचे लोहे के गेट के सामने खड़ी हो गई, जहां सुनहरी प्लेट पर आर्यन
जिला मजिस्ट्रेट लिखा हुआ था। उस नाम को छूते ही देवकी के शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई और उसकी थकान पल भर में गायब हो गई। बंगले के मुख्य द्वार पर तैनात सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों ने जब उस फटी हाल वृद्धा को गेट के करीब आते देखा तो उन्होंने उसे तुरंत वहां से हटने का आदेश दिया। देवकी ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहा कि वह आर्यन की मां है और गांव से बहुत दूर का सफर तय करके आई है। सुरक्षाकर्मी उसकी बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं था कि उनके साहब की मां ऐसी हो सकती है। उन्होंने उसे धक्का देकर फुटपाथ पर गिरा दिया, जिससे उसकी पोटली खुल गई और उसके हाथ के बने लड्डू धूल में मिल गए। धूल में स्ने हुए लड्डुओं को देखकर देवकी का दिल बुरी तरह टूट गया। वह पागलों की तरह उन्हें बीनने लगी, जैसे वह मिट्टी नहीं बल्कि उसके जीवन भर की कमाई हो। उसने सुरक्षा कर्मियों से विनती की कि वे बस एक बार आर्यन को खबर कर दें कि उसकी मां आई है, लेकिन उन्होंने उसकी एक न सुनी। वह वहीं सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गई और ठंडी आहें भरने लगी। उसे यकीन था कि अगर आर्यन को पता चलेगा तो वह नंगे पैर दौड़कर आएगा। भूख और प्यास से उसका गला सूख रहा था, पर उसकी उम्मीद अब भी पूरी तरह से जीवित थी। सूरज ढलने लगा था और शहर की लाइटें जलने लगी थीं, जिससे बंगले की भव्यता और भी अधिक बढ़ गई थी। लेकिन देवकी के लिए वह रोशनी डरावनी महसूस हो रही थी। उसने देखा कि कई बड़ी गाड़ियां बंगले के भीतर जा रही थी, जिनमें सजे धजे लोग बैठे थे। शायद आज वहां कोई बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था। वह हर गाड़ी के आने पर उम्मीद से अपनी आंखें उठाती, पर हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती थी। उसके शरीर का तापमान अब बढ़ने लगा था और उसे तेज बुखार महसूस होने लगा था। फिर भी वह अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली। उस रात बंगले के भीतर संगीत की मधुर धुनें गूंज रही थीं और बाहर देवकी सर्दी से कांप रही थी। यह विडंबना उसके भाग्य का सबसे क्रूर हिस्सा थी। उसने अपने फटे हुए आंचल में खुद को समेटने की कोशिश की, लेकिन ठंड उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसने उन धूल भरे लड्डुओं में से एक उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। वह याद करने लगी कि कैसे बचपन में आर्यन को ठंड लगने पर वह उसे अपनी छाती से लगाकर रात भर जागती थी ताकि उसे गर्माहट मिल सके। आज वही बेटा भीतर मखमल के गद्दों पर सो रहा था और मां बाहर सड़क पर पत्थर पर लेटी थी। आधी रात के बाद जब शोर थोड़ा कम हुआ तो देवकी ने हिम्मत जुटाई और फिर से गेट के पास जाकर पहरेदार के पैर पकड़ लिए ताकि वह उसे भीतर जाने दे। उसने कहा कि वह कुछ नहीं मांगेगी, बस दूर से एक बार अपने बेटे की झलक देख लेगी और फिर हमेशा के लिए चली जाएगी। पहरेदार को थोड़ी दया आई, पर उसने कहा कि साहब का आदेश बहुत सख्त है और वह अपनी नौकरी को जोखिम में नहीं डाल सकता। उसने देवकी को थोड़ा पानी पिलाया और उसे सुबह तक शांत रहने की सलाह दी, जो उस रात उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बन गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही बंगले में हलचल शुरू हो गई। नौकर चाकर सफाई में जुट गए और सुरक्षाकर्मी और भी अधिक सतर्क हो गए, क्योंकि साहब को आज किसी बड़े दौरे पर निकलना था। देवकी ने अपना चेहरा पानी से धोया और अपनी साड़ी को ठीक करने की कोशिश की ताकि वह आर्यन के सामने थोड़ी साफ सुथरी दिख सके। उसके मन में घबराहट थी कि कहीं आर्यन उसे इस हाल में देखकर नाराज न हो जाए, पर फिर उसने सोचा कि मां तो मां ही होती है। उसने उन बचे हुए लड्डुओं को एक साफ कपड़े में लपेटा और गेट पर टकटकी लगाकर देखने लगी। तभी बंगले के भीतर से एक चमकदार काली गाड़ी बाहर निकली, जिसके ऊपर लाल बत्ती लगी थी और जिसके आगे पीछे कई पुलिस वाले सुरक्षा के लिए चल रहे थे। देवकी ने तुरंत पहचान लिया कि पिछली सीट पर उसका आर्यन बैठा है। उसका वही चेहरा जो उसने सालों पहले स्टेशन पर देखा था। वह पागलों की तरह गाड़ी की ओर दौड़ी और जोर जोर से आर्यन का नाम पुकारने लगी। सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, पर उसकी ममता ने उसे अद्भुत शक्ति दे दी थी। गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा, जिससे टायरों की चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। आर्यन ने झिझक के साथ गाड़ी का शीशा नीचे किया और बाहर देखा,
जहां एक धूल से सनी बुढ़िया उसे पागलों की तरह निहार रही थी और रो रही थी। उसके पीछे उसकी पत्नी अनन्या भी बैठी थी, जो इस दृश्य को देखकर बहुत अधिक असहज महसूस कर रही थी और अपनी नाक पर रुमाल रख लिया था। उस पल आर्यन के भीतर भावनाओं का एक ज्वालामुखी फटा, लेकिन उसका अहंकार और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा उस पर भारी पड़ गई। उसने देखा कि उसके सुरक्षाकर्मी और अन्य लोग उसे बहुत ही बारीकी से देख रहे हैं कि वह अब क्या कदम उठाएगा। देवकी ने कांपते हुए हाथों से वह पोटली आगे बढ़ाई और कहा, बेटा आर्यन, देख, मैं तेरे लिए तेरे पसंदीदा लड्डू लाई हूं। तूने बहुत समय से घर का खाना नहीं खाया होगा। उसकी आंखों में जो चमक और प्यार था, वह किसी भी पत्थर दिल इंसान को पिघला सकता था। लेकिन आर्यन ने अपनी नजरें फेर लीं। उसे अपनी पत्नी की मौजूदगी और अपने पद की गरिमा का ख्याल सता रहा था, जिसने उसे पूरी तरह अंधा बना दिया था। उसने एक ऐसा फैसला लिया जो आने वाले समय में उसके पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख देने वाला था। आर्यन ने बहुत ही ठंडे और रूखे स्वर में सुरक्षाकर्मी की ओर देखते हुए कहा, मैं इस औरत को नहीं जानता। इसे यहां से तुरंत हटाओ और दोबारा गेट के आसपास मत दिखने देना। यह सुनकर देवकी के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक गई हो। उसे अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उसी बेटे के शब्द हैं। उसने चीख कर कहा, आर्यन, मैं तेरी मां हूं। देवकी, क्या तू भूल गया वह झोपड़ी और मेरी मेहनत? लेकिन गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ गया और वह धूल उड़ाती हुई आगे निकल गई। देवकी वहीं बीच सड़क पर पत्थर की मूरत बन गई। उसके हाथ से वह पोटली गिर गई और सारे लड्डू सड़क पर बिखर गए, जिन्हें आने जाने वाली गाड़ियों ने कुचल दिया। उसकी आंखों से आंसू गिरना बंद हो गए थे, क्योंकि उसका दिल अब पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। वह केवल शून्य में देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि जिस बेटे के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी न्योछावर कर दी, उसने आज उसे पूरी दुनिया के सामने एक अजनबी करार दे दिया। उसकी रूह जैसे उसके शरीर को छोड़कर उसी पल कहीं दूर चली गई हो। आसपास खड़े लोग और सुरक्षाकर्मी भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए। उन्हें भी उस वृद्धा की पीड़ा का एहसास हो रहा था, लेकिन वे कुछ बोल नहीं सकते थे। देवकी ने धीरे से अपनी पोटली उठाई और लड़खड़ाते कदमों से वापस उसी रास्ते पर चल दी जहां से वह आई थी। उसका कोई ठिकाना नहीं था। उसने पीछे मुड़कर एक बार भी उस बंगले की तरफ नहीं देखा, जो अब उसके लिए एक श्मशान घाट जैसा बन चुका था। उसके भीतर की मां अब मर चुकी थी। बस एक जिंदा लाश चल रही थी। शहर की गलियों में भटकते हुए देवकी एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई, जहां भगवान की मूर्ति उसे अपनी जैसी ही बेबस नजर आ रही थी। उसने भगवान से कोई शिकायत नहीं की, बस अपनी आंखों को बंद कर लिया और आर्यन के बचपन की उन यादों को आखिरी बार महसूस करने लगी। उसे अब भूख और प्यास का कोई एहसास नहीं था। बस एक गहरा सन्नाटा था जो उसकी रगों में दौड़ रहा था। उसका सफर अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, जहां कोई भी रिश्ता और कोई भी दर्द उसे और अधिक परेशान नहीं कर सकता था। शाम की आरती के समय जब मंदिर में घंटियां बज रही थीं, तब देवकी ने अपनी अंतिम सांस ली और उसका सिर मंदिर के ठंडे पत्थर पर टिक गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति पाली हो और वह अब एक ऐसी जगह जा रही हो जहां गरीबी और अपमान का कोई नामो निशान न हो। उसके पास केवल एक फटी हुई पोटली थी और एक टूटा हुआ दिल, जो एक मां की महानता और एक बेटे की क्रूरता का मूक गवाह बना हुआ था। आर्यन के बंगले का विशाल हॉल आज दूधिया रोशनी में नहाया हुआ था और चारों तरफ मखमली एहसास बिखरा हुआ था। शहर के तमाम रसूखदार अधिकारी, वरिष्ठ नेता और बड़े उद्योगपति वहां मौजूद थे, जो आर्यन की सफलता और उसके वैभव की मुक्त कंठ से तारीफ कर रहे थे। संगीत की मध्यम धुन हवा में तैर रही थी और महंगी इत्र की खुशबू ने वातावरण को और भी अधिक गरिमापूर्ण बना दिया था। आर्यन अपनी पत्नी अनन्या के साथ मेहमानों का स्वागत कर रहा था।
उसके चेहरे पर एक नकली लेकिन बहुत ही प्रभावशाली मुस्कान लगातार तैर रही थी। अनन्या ने आज हीरो का जो हार पहना था, उसकी चमक से हॉल का कोना कोना जगमगा रहा था और वह आर्यन के पद के अनुरूप खुद को ढाल चुकी थी। आर्यन को लग रहा था कि उसने जीवन के हर संघर्ष को पीछे छोड़ दिया है और अब उसका अतीत कभी वापस नहीं लौटेगा। वह गर्व से अपनी उपलब्धियों का बखान कर रहा था और मेहमान उसकी बातों को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि नियति ने उसके लिए एक ऐसा मोड़ तय किया है जो उसके इस भव्य महल की नींव को हिलाकर रख देगा। उधर गेट के बाहर देवकी किसी तरह सुरक्षाकर्मियों की नजरों से बचकर बंगले के भीतर दाखिल होने का गुप्त रास्ता ढूंढ रही थी। उसके फटे हुए कपड़े और धूल से भरा चेहरा उस चमक धमक वाली जगह के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं थे। फिर भी वह रुकी नहीं। उसके दिल में केवल एक ही तड़प थी कि वह अपने बेटे को इस शाही लिबास में एक बार जी भरकर करीब से देख ले। उसने एक बड़ी झाड़ी के पीछे छिपकर मुख्य हॉल की ओर कदम बढ़ाए, जहां से हंसी और ठाकों की गूंजती हुई आवाजें आ रही थीं। जैसे ही देवकी ने हॉल के आलीशान और चमचमाते हुए दरवाजे पर कदम रखा, हॉल में मौजूद संगीत अचानक थम गया और सबकी निगाहें उस अजीबोगरीब वृद्धा पर टिक गईं। वह अपने हाथों में एक मैली सी पोटली पकड़े हुए थी, जिसमें उसने अपने बेटे के लिए बड़े प्यार से लड्डू छिपाकर रखे थे। उसकी उपस्थिति ने वहां के उच्च वर्गीय माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा और भारीपन पैदा कर दिया था। मेहमानों के चेहरों पर हैरानी और घृणा के भाव साफ देखे जा सकते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी विपन्नता पहले कभी नहीं देखी थी। अनन्या ने जब उस फटेहाल औरत को देखा तो उसने घृणा के साथ अपनी भौहें सिकोड़ लीं और आर्यन की ओर एक बहुत ही सवालिया नजरों से देखा। आर्यन का चेहरा डर और शर्म की वजह से अचानक पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे उसका बरसों का बना हुआ झूठ पल भर में सबके सामने ढह जाएगा। वह अपनी जगह पर पत्थर की तरह जम गया और उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति का सामना कैसे करे, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा अब दांव पर लगी थी। देवकी ने भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़कर अपने कांपते हुए हाथ फैलाए और बड़े ही करुण स्वर में पुकारा, मेरे लल्ला, मेरे आर्यन। उसकी आवाज में वह ममता थी जिसने उसे पाल पोसकर इतना बड़ा बनाया था, लेकिन यहां वह आवाज सबको बहुत अजीब और बेसुरी लग रही थी। वह धीरे धीरे आर्यन की ओर बढ़ी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे और वह अपने बेटे के माथे को चूमने के लिए बेताब थी। उस पल उसे अपनी गरीबी और लोगों के तिरस्कार का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। आर्यन ने महसूस किया कि अगर उसने इस औरत को स्वीकार कर लिया तो उसकी पत्नी और उसका समाज उसे कभी माफ नहीं करेगा और उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। उसने अपने भीतर की बची कुची इंसानियत का गला घोंटा और सबकी ओर देखते हुए बहुत ही कठोर और ठंडे स्वर में कहा, मैं इस औरत को नहीं जानता। यह शायद कोई पागल भिखारी है जो रास्ता भटक गई है। उसके इन शब्दों ने पूरे हॉल में एक बिजली सी दौड़ा दी और देवकी के चेहरे की मुस्कान जैसे वहीं जमकर रह गई। देवकी को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि यह उसी बेटे के शब्द हैं जिसके लिए उसने इंटें ढोए और अपनी हड्डियां गला दी थीं। उसने कांपते हुए स्वर में फिर से कहा, बेटा, मैं तेरी मां हूं। देवकी, क्या तू भूल गया? वह हमारी छोटी सी झोपड़ी और मेरी मेहनत। लेकिन आर्यन ने अपनी नजरें फेर लीं और सुरक्षा कर्मियों को जोर से आवाज लगाई ताकि उसे वहां से हटाया जा सके। उसने अपने चेहरे पर एक ऐसा मुखौटा पहन लिया था जिसमें कोई भी मानवीय संवेदना बाकी नहीं थी। तभी आर्यन ने सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया और कहा, इसे यहां से तुरंत बाहर निकालो और दोबारा इस इलाके में मत दिखने देना। यह शांति भंग कर रही है। सुरक्षा कर्मियों ने निर्दयता के साथ देवकी के हाथों को पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे, जिससे उसके हाथ से वह पोटली छूट गई। वे लड्डू जो उसने अपनी आखिरी कमाई से बनाए थे, कीमती फर्श पर बिखर गए और मेहमानों के जूतों के नीचे कुचले जाने लगे। देवकी केवल अपने बेटे का नाम पुकारती रही, पर आर्यन नहीं मुड़ा।
जैसे ही देवकी को गेट के बाहर धक्का दिया गया, वह सड़क पर लगे कीचड़ और धूल में जाकर गिरी, जहां उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। उसके दिल पर जो गहरा जख्म हुआ था, वह शारीरिक दर्द से कहीं अधिक भयानक और असहनीय था, जिसने उसकी जीने की इच्छा खत्म कर दी। वह घंटों वहीं पड़ी रही। उसकी आंखों से अब आंसू भी नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उसकी ममता का कत्ल उसके अपने ही बेटे ने कर दिया था। उसे अपनी सारी तपस्या और त्याग अब पूरी तरह से व्यर्थ और अपमानित महसूस हो रहे थे। हॉल के भीतर उत्सव फिर से शुरू हो गया। संगीत बजने लगा और आर्यन फिर से मेहमानों के साथ हंसने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने अपनी पत्नी अनन्या को विश्वास दिला दिया कि वह औरत केवल एक बहकी हुई पागल थी, जो पैसों के लालच में उसे अपना बेटा बता रही थी। लेकिन भीतर ही भीतर आर्यन का मन उसे धिक्कार रहा था और उसे अपनी मां की वह करुण पुकार रह रहकर याद आ रही थी। उसने शराब का एक बड़ा घूंट भरा ताकि वह उस अपराधबोध को हमेशा के लिए दबा सके। देवकी ने धीरे धीरे खुद को संभाला और लड़खड़ाते कदमों से उस अंधेरी सड़क पर चल पड़ी, जहां रोशनी केवल उन लोगों के लिए थी जिनके पास सत्ता थी। उसने अब भगवान से भी कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि कलयुग में रिश्तों की कोई कीमत नहीं रह गई है। वह शहर के एक पुराने और सुनसान मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई, जहां उसे थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था। उसकी सांसें अब तेज चलने लगी थीं और उसके सीने में एक बहुत ही तेज जलन महसूस हो रही थी। मंदिर के पास रहने वाले एक गरीब भिखारी ने जब देवकी की हालत देखी, तो उसने उसे थोड़ा सा पानी पिलाया और उसकी पीठ सहलाई, जो उसके बेटे ने नहीं किया। देवकी ने उसे अपनी कहानी नहीं सुनाई, बस अपनी आंखों को बंद कर लिया और आर्यन के बचपन की उन यादों को आखिरी बार महसूस करने लगी। उसे याद आया कि कैसे वह छोटे आर्यन को लोरी सुनाकर सुलाती थी और वह उसके आंचल को पकड़कर सोता था। उन यादों में अब कड़वाहट की जगह केवल एक गहरा सन्नाटा और अधूरापन बचा था। आधी रात के बाद जब शहर सो गया था, देवकी की हालत और भी अधिक बिगड़ गई। उसे महसूस हुआ कि अब उसका समय इस दुनिया में समाप्त हो चुका है। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से मंदिर के ठंडे पत्थर पर आर्यन लिखने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ ने जवाब दे दिया। उसने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और एक लंबी ठंडी आह भरी, जिसमें उसके जीवन भर का दर्द समाया हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति छा गई, जैसे उसने सब कुछ ईश्वर को सौंप दिया हो। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी, तो देवकी वहां एक बेजान लाश की तरह पड़ी थी, जिसे कोई पहचानने वाला नहीं था। उसकी फटी हुई साड़ी और उसके चेहरे की झुर्रियां उसके संघर्षमय जीवन की एक अधूरी कहानी खुद ही बयां कर रही थीं। लोगों ने उसे एक लावारिस लाश समझकर पुलिस को सूचना दी, और किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह शहर के सबसे बड़े अधिकारी की सगी मां है। उसकी मौत भी वैसी ही गुमनाम रही जैसा उसका संघर्ष और उसकी निस्वार्थ ममता थी। आर्यन को जब दफ्तर में यह सूचना मिली कि एक वृद्धा की लाश मंदिर में मिली है, तो उसका दिल एक पल के लिए कांप उठा, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने अपने सचिव को निर्देश दिया कि वह नगरपालिका के माध्यम से उसका अंतिम संस्कार करवा दे और मामला रफा दफा कर दे। उसने अपनी सच्चाई को छुपाने के लिए अपनी मां के पार्थिव शरीर को भी सम्मान नहीं दिया और उसे एक लावारिस की तरह जलने के लिए छोड़ दिया। अहंकार ने उसे इतना अंधा बना दिया था कि उसे पाप का डर भी नहीं था। अंतिम संस्कार के समय जब आग की लपटें देवकी के शरीर को छू रही थीं, तब शहर के किसी कोने में आर्यन एक महत्वपूर्ण मीटिंग को संबोधित कर रहा था। वह ईमानदारी और न्याय पर भाषण दे रहा था, जबकि उसकी अपनी मां का अस्तित्व धुएं में बदलकर आसमान में विलीन हो रहा था। नियति अब अपने अंतिम खेल की तैयारी कर रही थी, जहां आर्यन को उसके हर कर्म का हिसाब बहुत ही बेरहमी के साथ चुकाना होगा। न्याय की देवी अब अपनी आंखों की पट्टी खोलने के लिए पूरी तरह तैयार थी। देवकी की मृत्यु के बाद आर्यन के जीवन में सब कुछ सामान्य लग रहा था।
लेकिन उसके बंगले में अब एक अजीब सी खामोशी रहने लगी थी जो उसे डराती थी। उसे अक्सर रात में उन धूल भरे लड्डुओं की महक आती और उसे अपनी मां की वह आखिरी नजर याद आती जिसने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। अनन्या भी अब उससे कतराने लगी थी क्योंकि उसे आर्यन के व्यवहार में एक अजीब सा बदलाव और रूखापन साफ नजर आने लगा था। पाप का घड़ा अब पूरी तरह से भर चुका था। एक दिन एक गुमनाम पत्र आर्यन के दफ्तर पहुंचा जिसमें उसकी मां के साथ किए गए उस कृत्य का पूरा विवरण और कुछ गुप्त तस्वीरें भी शामिल थीं। आर्यन को एहसास हुआ कि कोई उसे बहुत करीब से देख रहा है और उसकी सत्ता को चुनौती देने वाला है, जिससे उसके पसीने छूटने लगे। उसने उस पत्र को जला दिया, लेकिन वह डर को अपने मन से नहीं निकाल पाया जो उसे दिन रात सताने लगा था। उसका पतन अब बस कुछ ही कदमों की दूरी पर था, जो बहुत दर्दनाक होगा। सत्य कभी छिपता नहीं है और आर्यन का यह झूठ भी अब जनता के सामने आने के लिए बेताब था, जो उसके करियर को पूरी तरह खत्म कर देगा। वह ऊंचाई जिसे उसने अपनी मां की बलि देकर हासिल किया था, अब उसे नीचे गिरने की डरावनी गहराई का एहसास करा रही थी। उसने महसूस किया कि वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होकर भी सबसे गरीब और अकेला इंसान बन चुका है। कर्मा का पहिया अब घूमने लगा था और आर्यन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। आर्यन को लग रहा था कि उसने अपने अतीत की राख को पूरी तरह से दबा दिया है और अब उसकी सत्ता का सूरज कभी अस्त नहीं होगा। वह एक बड़े राष्ट्रीय सम्मेलन में एक मुख्य अतिथि के रूप में भाषण दे रहा था, जहां लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल दे रहे थे। उसके चेहरे पर गर्व और आत्मविश्वास की एक ऐसी परत थी जो किसी भी सच को छिपाने के लिए पर्याप्त थी। उसे नहीं पता था कि उसी हॉल के कोने में उसका विनाश एक फाइल के रूप में बैठा हुआ है। नियति अब उसके पापों का हिसाब मांगने के लिए उसके सामने आने वाली थी, जो बहुत ही क्रूर होने वाला था। तभी विपक्ष के एक शक्तिशाली नेता श्रीवास्तव ने मंच पर आकर एक लिफाफा हवा में लहराया और हॉल में सन्नाटा छा गया। उसने आर्यन की ओर इशारा करते हुए जोर से कहा कि यह व्यक्ति एक ढोंगी है जिसने अपनी मां को लावारिस मरने के लिए छोड़ दिया। उसने वे तस्वीरें दिखाईं जिनमें देवकी बंगले के गेट पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा धकेली जा रही थी और आर्यन गाड़ी में बैठा था। हॉल में मौजूद हर व्यक्ति के चेहरे पर घृणा और हैरानी के भाव उभर आए और मीडिया के कैमरे आर्यन के उतरते हुए चेहरे पर फोकस हो गए। आर्यन ने खुद को बचाने की कोशिश की और उन सबूतों को झूठा करार दिया, लेकिन सच की ताकत अब उस पर भारी पड़ रही थी। श्रीवास्तव ने उस वृद्ध महिला के मृत्यु प्रमाण पत्र और गांव के लोगों के बयान भी पेश किए जिन्होंने देवकी के संघर्ष को देखा था। पूरे देश में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि एक डीएम ने अपनी सगी मां को पहचानने से इनकार कर दिया। आर्यन की जो छवि अब तक एक नायक की थी, वह पल भर में एक खलनायक के रूप में पूरी तरह से बदल गई। अनन्या ने जब यह सुना कि उसके पति का पूरा जीवन एक झूठ पर टिका था, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे इस बात का दुख नहीं था कि देवकी गरीब थी, बल्कि उसे इस बात से नफरत थी कि आर्यन ने उसे धोखा दिया। उसने तुरंत अपने पिता के घर जाने का फैसला किया और आर्यन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। क्योंकि उसका परिवार ऐसी बदनामी नहीं सह सकता था, आर्यन ने अपनी पत्नी के पैर पकड़े, लेकिन उसने उसे जोर से धक्का दिया और उसे एक कृतज्ञ इंसान कहकर वहीं से हमेशा के लिए चली गई। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आर्यन को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया और उसके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए। उससे उसका बंगला, उसकी लाल बत्ती वाली गाड़ी और उसके अंगरक्षक छीन लिए गए, जो उसे अपनी जान से भी प्यारे थे। वह अचानक उस ऊंचाई से नीचे गिर गया जहां से उसने कभी दूसरों को तुच्छ समझा था। अब उसके पास न तो सम्मान था, न परिवार और न ही वह सत्ता जिसके लिए उसने अपनी रूह को बेच दिया था। वह पूरी तरह अकेला रह गया था। एक रात जब वह अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा था, उसे सुरक्षाकर्मी का एक पार्सल मिला जो उसने चुपके से रखा था।
उसमें देवकी के हाथ के बने हुए लड्डू थे, जो अब सूखकर पत्थर जैसे हो गए थे और धूल में सने हुए थे। आर्यन ने जैसे ही एक लड्डू को हाथ लगाया, उसे अपनी मां की वह आखिरी पुकार याद आई, जिसने उसका दिल छलनी कर दिया। वह फूट फूट कर रोने लगा और उस सूखे लड्डू को अपनी छाती से लगाकर अपनी मां से माफी मांगने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आर्यन ने तय किया कि वह अपने गांव वापस जाएगा और अपनी मां की यादों के बीच अपने पापों का प्रायश्चित करेगा। जब वह साधारण बस में बैठकर अपने गांव पहुंचा, तो उसे वह धूल और मिट्टी अब अपमानजनक नहीं, बल्कि पवित्र महसूस हो रही थी। गांव के लोग, जो कभी उसे गर्व से देखते थे, आज उसकी ओर थूक रहे थे और उसे गांव का कलंक बता रहे थे। उसे अब एहसास हुआ कि उसने न केवल अपनी मां को खोया है, बल्कि अपनी जड़ों और अपने सम्मान को भी खो दिया है। वह उस पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचा, जो अब पूरी तरह से खंडहर बन चुकी थी और जहां झाड़ झंखाड़ उगाए थे। उसने वहां की मिट्टी को अपने माथे पर लगाया और जोर जोर से रोने लगा, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी मां को ढूंढ रहा हो। उसे वह कोना याद आया जहां देवकी बैठकर उसे रात भर पंखा झलती थी, ताकि वह चैन से पढ़ सके। उसकी आंखों के सामने अपनी मां के वे छाले वाले हाथ घूमने लगे, जिन्होंने उसकी किस्मत की लकीरें अपने खून से लिखी थी। गांव के मास्टर जी, जो अब बहुत बूढ़े हो गए थे, आर्यन के पास आए और उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए गहरी आह भरी। उन्होंने कहा कि पद और पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन मां की दुआएं एक बार हाथ से निकल जाएं तो फिर कभी नहीं मिलती। मास्टर जी ने उसे वह स्थान दिखाया जहां देवकी की राख को मिट्टी में दबाया गया था, क्योंकि उसके पास अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं थे। आर्यन उस मिट्टी की ढेरी पर गिर पड़ा और अपनी मां की ममता की भीख मांगने लगा। उसने देखा कि देवकी ने अपनी आखिरी सांस तक आर्यन की उन पुरानी तस्वीरों को सहेज कर रखा था, जो उसने बचपन में खिंचवाई थीं। उन तस्वीरों पर देवकी के आंसुओं के निशान थे, जो यह बताते थे कि उसने उसे कभी माफ नहीं किया, बल्कि वह उसे याद करती रही। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी मां की खामोशी अब उसे ताउम्र सताने वाली है और उसे कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलेगी। उसने अपनी मां की उस मिट्टी की ढेरी पर एक छोटा सा मंदिर बनाने का संकल्प लिया, ताकि लोग उसे याद रखें। आर्यन ने अपना बाकी जीवन गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने और उन बुजुर्गों की सेवा करने में बिताने का फैसला किया, जिन्हें उनके बच्चों ने छोड़ दिया था। वह अब डीएम साहब नहीं था, बल्कि एक साधारण सेवक था, जो अपने अहंकार की राख पर एक नया इंसान बनने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखों में अब वह चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरा पश्चाताप था, जो उसे हर पल अपनी मां की याद दिलाता था। उसने सीखा कि कर्म का फल इसी जन्म में और इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। समय बीतता गया और आर्यन का नाम अब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में लिया जाने लगा, जिसने अपनी गलतियों से सीख ली थी और खुद को बदल लिया था। लेकिन जब भी कोई बच्चा अपनी मां का हाथ पकड़कर वहां से गुजरता, आर्यन की आंखें भर आती थीं और वह आसमान की ओर देखता था। उसे लगता था कि देवकी कहीं बादलों के पीछे से उसे देख रही है और शायद अब भी उसके लिए प्रार्थना कर रही है। मां का प्यार इतना महान होता है कि वह मृत्यु के बाद भी अपनी संतान का भला ही चाहती है। गांव की उसी मिट्टी में, जहां कभी देवकी ने ईंटें ढोई थीं, अब एक स्कूल खड़ा था, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। आर्यन उस स्कूल की दहलीज पर बैठकर हर रोज बच्चों को मां के महत्व और संस्कारों के बारे में सिखाता था। उसने अपनी पूरी संपत्ति उस स्कूल के नाम कर दी थी और खुद एक छोटी सी कुटिया में सादगी से रहने लगा था। उसकी आत्मा अब धीरे धीरे शांत हो रही थी, लेकिन उसकी मां की कमी उसे हमेशा एक अधूरेपन का एहसास कराती रहती थी। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और गंगा की लहरें शांत थीं, आर्यन अपनी मां की समाधि के पास बैठा ध्यान लगा रहा था। उसे महसूस हुआ कि एक ठंडी हवा ने उसके गालों को छुआ है, जैसे उसकी मां ने उसे फिर से दुलार किया हो। उस पल उसे एहसास हुआ
कि माफी शब्दों में नहीं बल्कि कर्मों में छिपी होती है और उसने अपना प्रायश्चित पूरा कर लिया है। उसके चेहरे पर एक संतोष की लकीर उभरी और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। हमेशा के लिए उस ममता की गोद में सोने के लिए। दुनिया के लिए यह एक भ्रष्ट अधिकारी के पतन की कहानी हो सकती है, लेकिन इस मिट्टी के लिए यह एक मां की जीत और कर्मा की सर्वोच्चता का प्रमाण था। देवकी की तपस्या सफल हुई थी क्योंकि उसने अपने बेटे को केवल अधिकारी ही नहीं, अंततः एक इंसान भी बना दिया था, भले ही इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यह कहानी उन सभी के लिए एक सबक है जो सफलता के नशे में अपने संस्कारों और अपनी मां के त्याग को भूल जाते हैं। मानवीय गरिमा और रिश्तों की पवित्रता ही इस संसार का असली आधार है, जिसके बिना हर उपलब्धि शून्य और बेईमानी महसूस होती है। आर्यन की कहानी अब गांव की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई है, जिसे हर मां अपने बेटे को सुनाती है ताकि कोई और देवकी फिर से न रोए। मां की ममता उस गंगा की तरह है जो निरंतर बहती रहती है और अपने भीतर हर पाप को धोने की शक्ति रखती है। अंत में केवल प्रेम और सेवा ही शेष रह जाते हैं, बाकी सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है।